हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई मनीष और मैं आप सभी का एकलव्य माइंड्स यूनिट ऑफ एकलव्य एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज फिर से लेकर के आ चुका हूं आपके लिए हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का पार्ट 2, जिसमें कि आज फिर से हम लोग 10 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं और बिल्कुल डिटेल्स में। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और मूव करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल हमसे कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। ये कहता है बेटा कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, और ये रिप्रोडक्शन के दौरान एक सेल होगा और एक सेल से बहुत सारे सेल्स बना लेता है, मल्टीपल सेल्स। सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप के डिवीजन को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो प्लाज्मोडियम बेटा डिवाइड करता है मल्टीपल फिजन से। बट मैंने यहाँ पे आपके लिए ये डायग्राम बना के रखा है बेटा आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखो कि प्लाज्मोडियम असल में डिवाइड कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सपोज कि ये हमारे पास जो एक सेल है बाबू, ये है अपने पास प्लाज्मोडियम, और इस प्लाज्मोडियम में अब मैंने तो आपको बता दिया कि मल्टीपल फिजन होता है, बट मल्टीपल फिजन कैसे होता है वो समझो। सबसे पहले क्या होता है ना बेटा, मान लो कि ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले बाबू सिर्फ इसके न्यूक्लियस डिवाइड करता है, मतलब कि एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियस बनाएगा, बहुत सारे न्यूक्लियस। और एक वक्त बाद जब बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे ना बाबू, तो सारे न्यूक्लियस को अलग अलग सेल्स मिल जाएंगे, अपने अपने साइटोप्लाज्म्स मिल जाएंगे और सारे के सारे सेल्स बन जाएंगे। और जब फाइनली डिवीजन के बाद, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद, ये सेल फट जाएगा और सारे के सारे सेल्स बाहर निकल जाएंगे। तो अगर आप स्टेप्स की बात करें बेटा, तो सबसे पहले हमारे पास वो कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और उसके बाद बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे और फाइनली जो बाहर का मेम्ब्रेन होगा वो रप्चर कर जाएगा और सब के सब रिलीज हो जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज मल्टीपल फिजन। सो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूव करते हैं आज के अपने सेकंड क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है, इसमें जो नए प्लांट्स बनते हैं वो कौन से पार्ट को रिप्रोड्यूस करने से बनते हैं, कौन से उसमें पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को समझो। यहां देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं बाबू कि रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके का। आइदर इट कैन बी असेक्सुअल और इट कैन बी सेक्सुअल। अगर गैमेट्स बन रहे हैं और फ्यूज हो रहे हैं तो वो हो जाएगा सेक्सुअल, और अगर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा असेक्सुअल। और सेक्सुअल में कई सारे टाइप्स हो सकते हैं बेटा, या तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने इसे हाईलाइट किया हुआ है। तो एक बात तो हमें समझ आ गई बाबू कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सवाल ये कि ये होगा किसमें। मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है बेटा प्लांट्स में। दूसरी बात, अब चूंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमेट वगैरह का मामला है नहीं, फ्लावर का मामला तो है नहीं। बेटा आप खुद सोच के देखो बाबू कि दो तरह के पार्ट्स हो सकते हैं किसी प्लांट में, या तो बाबू उसमें होंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट या तो वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है बेटा वो होता है फ्लावर, और जो वेजिटेटिव पार्ट है वो कौन से हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे। उनमें से खास तौर से होंगे हमारे पास स्टेम, लीव्स और रूट्स। इसका मतलब कि अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो रहा है तो फ्लावर से तो भाई साहब नहीं हो रहा होगा, तो किससे हो रहा होगा, वेजिटेटिव पार्ट से। और वेजिटेटिव पार्ट्स वो कौन कौन से बाबू, वो हो सकते हैं स्टेम, वो हो सकते हैं लीव्स और वो हो सकते हैं रूट्स। दैट मीन्स कि अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है प्लांट्स में स्टेम से, रूट से, लीव से, तो उसे हम बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाबू, हो जाएगा स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। दैट मीन्स कि कौन सा इसमें से एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिन्हें हम लोग वेनेरल डिजीज भी कहते हैं ना। तो इनमें से कौन सा वेनेरल डिजीज है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास चार ऑप्शन हैं, कालाजार, जॉन्डिस, कॉलेरा और सिफिलिस। आओ इसे मैं आपको डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां देखो बेटा, ध्यान से देखो। पहले कालाजार की बात करो बेटा। कालाजार जो डिजीज है वो होता है एक प्रोटोजोवन से, जिसका नाम है लेशमानिया डोनोवानी। बेटा ये फैलता है सैंड फ्लाई, मतलब कि सैंड फ्लाई अगर काटेगी ना तो ये फैलेगा। तो बेटा जाहिर सी बात है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो नहीं हुआ। और जॉन्डिस की बात करें बाबू, जॉन्डिस के बारे में अच्छे से समझ लो
बेटा जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज, बिल्कुल जॉन्डिस कोई डिजीज नहीं है, ये सिम्टम है। जैसे कि फीवर कैसे सिम्टम है बेटा, वैसे जॉन्डिस एक सिम्टम है। सिम्टम में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई डिजीज है, जैसे कि जॉन्डिस की बात करो, जॉन्डिस में स्किन की बात करो, या फिर जो आई का वाइट वाला पार्ट होता है ना बेटा, आप आई की बात करो, या फिर अगर आप म्यूकस मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ये हो जाते हैं येलो, ये जॉन्डिस में होता है। लेकिन बेटा सवाल ये है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो होने से जॉन्डिस सिम्टम के तौर पे नजर आता है। तो हेपेटाइटिस हो सकता है, वो मलेरिया हो सकता है, गॉल स्टोन या हीमोलिटिक अनीमिया, इन सारे बीमारियों के केसेस में हमें जॉन्डिस नजर आता है। अब सवाल ये, क्या जॉन्डिस जो है या फिर मलेरिया, गॉल स्टोन, हीमोलिटिक अनीमिया, क्या ये सारे के सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है क्या? जवाब है नहीं। इसका मतलब कि जॉन्डिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं हुआ। अच्छा, हालांकि इसमें एक छोटी सी बात है, लाइक अगर आप खास तौर से हेपेटाइटिस बी की बात करोगे तो हेपेटाइटिस बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है, लेकिन मैक्सिमम तो नहीं है ना बेटा, इसीलिए जॉन्डिस जो कि एक सिम्टम है, हम इसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं मानेंगे। अब आ जाओ कॉलेरा की बात करो। बेटा कॉलेरा एक बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरियम से फैलता है जिसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। और ये कैसे फैलता है बेटा? ये फैलता है कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड कंज्यूम करने से। तो जाहिर सी बात है कि ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं हुआ। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिफिलिस पे। सिफिलिस एक बैक्टीरिया से कॉज होता है जिसका नाम है ट्रिपोनेमा पैलिडम, और मेरे प्यारे बच्चों ये है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ हो, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कोई सिफिलिस के सोर्स है और ये सोर्स के कांटेक्ट में भी अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल आया तो उससे भी सिफिलिस बेटा फैल सकता है। लेकिन मेनली हम मान के चलेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिशन होता है सिफिलिस का। सो बेटा जो अपने पास सही ऑप्शन हो जाएगा बाबू यहाँ पे, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो होगा बाबू सिफिलिस। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल है कि इनमें से कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस क्या है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का मतलब होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बावजूद अगर फीमेल प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो रहा है लेकिन फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होंगी, तो कौन से डिवाइसेस हैं जो कि ये इस्तेमाल करने पे इंश्योर करेंगे कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो तो बेटा ऑप्शन है हमारे पास कॉपर टी, कॉन्डम्स और डायफ्राम्स। बेटा ध्यान से देखो, मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे इनके डायग्राम्स लगाए हुए हैं, ध्यान से देखो। ये अपने पास है डायफ्राम। बेटा ये डायफ्राम एक कॉन्ट्रासेप्टिव है, बिल्कुल है। असल में इसे सर्विक्स को कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बेटा ये कॉपर टी, कॉपर टी भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव है। असल में ये एक इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, आईयूडी। इसे यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। कॉन्डम्स देखो यहाँ पे अपने पास मेल कॉन्डम्स भी हैं, फीमेल कॉन्डम्स भी हैं। मेल कॉन्डम्स पेनिस को कवर करेंगे और जो फीमेल कॉन्डम्स है ये भी बेटा सर्विक्स को कवर करेंगे। एक तरफ से बेटा ये बंद रहता है यहाँ पे और एक तरफ से बेटा ये ओपन रहता है। तो हमने यहाँ पे देखा मेरे प्यारे बच्चों कि अपने पास जो सारे के सारे ऑप्शन है, चाहे कॉपर टी हो, कॉन्डम हो या डायफ्राम हो, सारे के सारे कॉन्ट्रासेप्टिव हैं। सो ऑल ऑफ दीज, डी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल कह रहा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म है या जो सीमेन है इसका पाथवे क्या है, कहाँ से अराइज होगा, कहाँ को मूव करेगा। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने लगा के रखा है। बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो तो बेटा ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बाबू, यहाँ देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये स्ट्रक्चर ये होता है टेस्टिस, और यही वो जगह है जहाँ पे कि स्पर्म बनने हैं और इस टेस्टिस से स्पर्म बनेगा। और ये जो आपको स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है ना बाबू, ये है वास डिफरेंस, यहीं से स्पर्म होते हुए यहाँ पे जाएगा और इसी वास डिफरेंस से होते हुए ये जाके एंटर कर जाएगा। अब ये जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है बाबू, ये है यूरेथ्रा। तो कैसे क्या बेटा, पहले टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, उसके बाद से बेटा यूरेथ्रा। सो देखो बेटा आप मेरे को बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा, बताओ। सबसे पहले टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ये कहता है कि प्यूबर्टी अटेन करने पे कौन से इनमें से प्रोसेसेस हैं जो कि ओवरी नहीं करेगा।
विच इवेंट विल नहीं सॉरी करेगा, विच इवेंट विल लाइकली अकर, मतलब कि इनमें से कौन से प्रोसेसेस हैं जिनमें के ओवरी, जैसे प्यूबर्टी अटेन होगा, मतलब कि मान लो कोई फीमेल है, वो सपोज कि 10 से 12 या 13 14 एज अटेन करने पे, प्यूबर्टी अटेन करने पे कौन सा ऐसा काम है जो कि ओवरी शुरू कर देगा। तो पहले हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, ये कह रहा फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल नहीं यार, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि एग प्लस स्पर्म ये मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। अब बेटा अगर कोई फीमेल मान लो कि प्यूबर्टी अटेन करती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ओवरी अपने आप फर्टिलाइजेशन करने लगेगा बिना स्पर्म के, तो संभव ही नहीं है। आप यहां देखो बेटा, ऑप्शन नंबर डी, डी को देखो तो बाबू, ये कह रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अरे भाई, जब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, जब अपने पास जाइगोट बना ही नहीं, तो एम्ब्रियो कहाँ से बन जाएगा, क्योंकि एम्ब्रियो तो खुद डेवलप करता है जाइगोट से। इसका मतलब कि ना जाइगोट होगा ना एम्ब्रियो होगा, तो अपने आप ओवरी प्यूबर्टी में थोड़ी ना डेवलप करने लगेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। आपको लगेगा कि सर ये बताओ, आपने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सिंथेसिस ऑफ एग और प्रोडक्शन ऑफ एग, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले तो आपको बताऊं प्यारे बच्चों कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर, कि प्रोडक्शन ऑफ एग, ओवरी एग का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा कि जो ओवरी होती है ना बेटा, ओवरी, ये ओवरी एग रिलीज करती है। सबसे पहले सरप्राइजिंग बात ये बेटा, ओवरी, सुन लो ध्यान से बाबू, ओवरी कभी भी एग रिलीज नहीं करती है। बहुत सरप्राइजिंग है बट मेरी बात मान लो, ओवरी एग कभी नहीं रिलीज करती है बेटा। ओवरी जो स्ट्रक्चर रिलीज करती है उसका नाम होता है सेकेंडरी oocyte, बट क्लास 10th के लेवल पे हम मान के चलेंगे कि ओवरी एग रिलीज करती है। फिर भी एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊं कि मेल्स में और फीमेल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि मेल्स में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो होता है प्यूबर्टी पे, मतलब कि स्पर्म जो है वो मेल्स में प्यूबर्टियाँ बनेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फीमेल्स में जो एग बोलो या oocyte बोलो, वो सारे के सारे एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन जाते हैं। मतलब कि अगर आसान भाषा में मैं आपसे बात करूं तो एक बच्ची का जब जन्म होता है तो जन्म से पहले ही उसके बॉडी में सारे के सारे oocytes बन गए हैं। बस फर्क यह है कि प्यूबर्टी के बाद जो oocytes हैं बेटा, मान लो कि प्राइमरी oocyte पहले के पहले सारे बन गए, अब प्यूबर्टी अटेन करते समय वो प्राइमरी oocyte डेवलप होके मैच्योर होके सेकेंडरी oocyte बनते हैं, और यही सेकेंडरी oocyte जाके रिलीज होता है 14th डे पे, या फिर आप बोलो कि ओव्यूलेशन पे। इसका मतलब कि सिर्फ प्रोडक्शन हो सकता है या रिलीज हो सकता है, सिंथेसिस तो कभी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है बाबू कि ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्व्स, बिकॉज ये कह रहा है कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है तो उनके जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपस में बहुत सिमिलर होते हैं, उनमें आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अब मैं आपको दो तरीके से इस बात को समझा रहा हूँ। सबसे पहला कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बेटा, आपको गैमेट्स देखने को मिलेंगे। आप बोलेंगे नहीं सर गैमेट्स तो देखने को नहीं मिलेंगे। अब चूंकि बेटा गैमेट नहीं बने हैं, इसका मतलब कि उसमें मियोसिस नहीं हुआ होगा। बिल्कुल मियोसिस नहीं हुआ होगा। और बेटा सुन लो, अगर मियोसिस नहीं हुआ होगा इसका मतलब कि उसमें वेरिएशन भी नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएशन आएगा सिर्फ तब जब मियोसिस होगा। मियोसिस तो हुआ ही नहीं है, तो कोई जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं, कोई वेरिएशन नहीं। एक तरीके से और सोचो बेटा, आप ऐसे सोचो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल्स और फीमेल्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ना तो कोई क्रोमोसोम मेल से आने वाला है और ना ही फीमेल से आने वाला है। इसका मतलब कि पेयरिंग भी नहीं होगी। जब पेयरिंग नहीं होगी तो मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन आपस में क्रोमोसोम्स के होंगे ही नहीं। इसका मतलब कि जो भी गैमेट्स, जो भी आपको ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले हैं वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, इसमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, गैमेट बनेंगे ही नहीं। सो बेटा ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एक प्लांट में अगर हम देखें द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से होंगे, कैसे कैसे डेवलप होकर एक प्लांट का जन्म होता है। बेटा देखो, ये भी मैंने आपको एक डायग्राम के हेल्प से बड़े खूबसूरती से समझाने की कोशिश करी। यहाँ देखो बेटा, अब खुद सोचो क्या होने वाला है। सबसे पहले मेल गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा बाबू? मेल गैमेट प्रेजेंट होगा पॉलन ग्रेन में, जो कि होगा स्टामेन में।
और फीमेल गैमेट बेटा जो कि एग है या ओवम है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये होगा ओवरी में। इससे मेल गैमेट निकलेगा और इससे एग, ये फीमेल गैमेट, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बाबू ये बनेगा जाइगोट। तो सबसे पहले गैमेट्स होंगे मेल फीमेल, उससे बनेगा जाइगोट। और यही जाइगोट, ये जो बेटा आपको नजर आ रही है ना सीड, और सीड के अंदर ये जो पार्ट है बेटा ये एम्ब्रियो। और जब आप इसी सीड को प्लांट करेंगे तो वहां से डेवलपमेंट के बाद, जर्मिनेशन के बाद आपको मिलेगी सीडलिंग। तो सबसे पहले हो गया गैमेट, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग। और मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी है इन सबको, इन चारों को। सो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास जो सही ऑप्शन है बेटा ये हो जाएगा बाबू, सबसे पहले गैमेट, फिर जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग। ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन 9 की बात करें बाबू, ये कह रहा है कि द रैपिड स्प्रेडिंग ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर ड्यू टू। सबसे पहले आपको बताओ बाबू कि ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है, ये ब्रेड मोल्ड का स्ट्रक्चर है। ब्रेड मोल्ड को हम लोग राइजोपस भी कहते हैं, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज राइजोपस स्टोलोनिफर। आप अगर इस राइजोपस का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको नजर आएगा इसके पास बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिन्हें बाबू हम लोगों ने नाम दिया हाइफा। और असल में क्या होता है ना बेटा, ये बहुत सारे जब हाइफा मिलेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बनाएगा माइसेलियम। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा भी हुआ है कि ये बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के बने होंगे हाइफा, और ये मिलकर के बनाएंगे बेटा माइसेलियम। दूसरी बात ये, आप अगर राइजोपस की बात करोगे तो राइजोपस एक फंगस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मोस्ट ऑफ द फंगस सैप्रोफिटिक होते हैं, दैट मीन्स कि डेड और डिकेइंग मैटर पे वो फीड करेंगे, तो ये ब्रेड पे फीड करेगा। अब बात करो कि ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। बेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये गोला सा जो स्ट्रक्चर है बाबू, इसे कहते हैं स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम के अंदर ढेर सारे यहाँ पे स्पोर्स होंगे, इनका नाम होता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ बोलेंगे रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली बाय स्पोरेंजियोस्पोर्स और सेक्सुअली बाय जाइगोस्पोर्स। ये तो हो गया सर, आपने बता दिया इस पूरे राइजोपस के बारे में, ब्रेड मोल्ड के बारे में। बट सवाल ये नहीं था सर, सवाल ये था कि ये बताओ कि ये, जैसे यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको सवाल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सवाल ये था मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत तेजी में रैपिड स्प्रेडिंग होती है इन ब्रेड मोल्ड्स की ब्रेड पे। अब इसके पीछे क्या रीजन है मेरे प्यारे बच्चों। अब वापस यहाँ पे आते हैं इस डायग्राम पे, ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि बहुत स्प्रेड करते हैं रैपिडली। इसके पीछे रीजन ये है कि हवा में बहुत सारे ऑलरेडी इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। भाई एक स्पोर को रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए भाई, उसे चाहिए कि कोई मेरे को मॉइस्ट इन्वायरमेंट दे दे, मेरे को न्यूट्रिशन मिल जाए, और ये दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे बेटा, ब्रेड पे मिल जाएंगे। इसका मतलब कि हवा में पहले से स्पोर्स हैं और ये स्पोर्स घूमते घूमते गए और इनको न्यूट्रिशन भी मिल गया। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि ब्रेड पे इतनी तेजी में इनकी ग्रोथ होती है। सो कौन से ऐसा ऑप्शन है बेटा, देखो तो, एक तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि हवा में बहुत सारे स्पोर्स होंगे, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि ढेर सारा मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट उसको ब्रेड पे मिल जाएगा। सो 1 and 3 मीन्स ए, 1 and 3, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। सर बाकी क्यों गलत है, ये कह रहा है कि बहुत सारे इसके पास हाइफी होंगे। तो भाई हाइफी काम करेंगे क्या, ये तो ग्रो करेंगे बाबू तब ना हाइफी बनाएंगे। फिर कह रहा है कि इसके पास स्पोरेंजिया होंगे। मानता हूं मैं प्यारे बच्चों कि इसके पास स्पोरेंजिया हैं, लेकिन सवाल तो ये नहीं कि स्पोरेंजिया काम क्या है। स्पोरेंजिया काम है कि स्पोर्स बनाए, और स्पोर्स हवा में होंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। चलो बेटा, आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल कह रहा है कि लेंथ ऑफ द पॉलन ग्रेन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन। बेटा यहाँ पे पॉलन ट्यूब होना चाहिए, लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, कि पॉलन ट्यूब की जो लेंथ है प्यारे बच्चों ये किस बात पे डिपेंड करती है। देखो यहाँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे मामला ये है कि ये अपने पास है स्टिग्मा, स्टिग्मा पे आया होगा स्टामेन से ये पॉलन ग्रेन। ध्यान से देखो बाबू, ये है पॉलन ग्रेन, और ये पॉलन ग्रेन से एक लंबी सी ट्यूब आपको नजर आ रही है क्या, ये है पॉलन ट्यूब, और ये जा करके एंटर कर जाती है इस ओव्यूल में, ये है ओव्यूल। अब खुद सोचो बेटा कि ये पार्ट है स्टिग्मा और ये पार्ट है ओव्यूल। अब ये जितनी दूरी पे होगा, मान लो कि स्टिग्मा यहाँ है और ओव्यूल यहाँ है, ये स्टिग्मा और ओव्यूल के बीच की जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही लंबा अपना ये पॉलन ट्यूब होगा। तो आप मेरे प्यारे बच्चों बताओ कि पॉलन ट्यूब की लंबाई किस बात पर डिपेंड है। देखो यहाँ पे लिखा है बेटा, द लेंथ ऑफ द पॉलन ट्यूब एंड इफेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन, कहाँ से कहाँ भाई,
एक तो जो अपने पास मेल गैमेट को ट्रैवल करना पड़ रहा है, और जो स्टिग्मा और ओव्यूल, दैट मीन्स कि मेल गैमेट को कितनी दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है कि स्टिग्मा और ओव्यूल आपस में कितनी दूरी पे प्रेजेंट हैं। सो अगर हम ऑप्शंस की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है बाबू कि पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा और ओव्यूल, ये जितनी दूरी पे प्रेजेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा पॉलन ट्यूब की लंबाई होगी। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ आवर करेक्ट आंसर। सो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अभी चलते हैं, फिर लौट के मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।